कहाँ तक के श्रृंखलन गुण तक कंप्लीट कर लिए थे। आज पुनः वहीं से स्टार्ट करते हैं अपर रूपता से। तो जनरली अपर रूपता क्या होता है कि जिस तरह से हम अगर बात करते हैं भगवान शिव की, तो उनके कई रूप हैं। भगवान शिव के कई रूप हैं, जैसे सरस्वती देवी, लक्ष्मी। तो सबका अपना अपना कुछ न कुछ गुण है, जिस गुण के कारण सभी देवता और देवी अपने अपने गुण के कारण प्रसिद्ध है। उसी तरह से अपर रूपता किसको बोलते हैं कि एक ही तत्व के वैसे रूप, एक ही तत्व है, उसके कई रूप हैं, जिनके भौतिक गुण तो समान है लेकिन रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। भौतिक गुण समान लेकिन रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। इसी को हम अपर रूपता कहते हैं। यानी कि एक ही तत्व के वैसे रूप, एक ही तत्व के वैसे रूप जिनके भौतिक गुण समान, भौतिक गुण समान तथा रासायनिक गुण भिन्न, रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। एक दूसरे के अपर रूप कहलाते हैं, एक दूसरे के अपर रूप होते हैं तथा इसकी घटना को अपर रूपता कहते हैं, तथा इसकी घटना को अपर रूपता कहते हैं। यानी एक ही तत्व, यानी कि सुन लो पहले कि कार्बन ही रहेगा, सिर्फ कार्बन का ही रूप होगा, कार्बन के अलग अलग रूप होगा जिनका भौतिक गुण समान लेकिन रासायनिक गुण अलग अलग होगा। जैसे मान के चलिए, जैसे बहुत सारे इनके एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे हीरा हो गया जिसको डायमंड बोलते हैं, ग्रेफाइट जो जनरली पेंसिलों में पाया जाता है, ग्रेफाइट। फिर एक फ्लोरेंस होता है जिसको फ्लोरीन भी बोलते हैं हिंदी में, बक्की बॉल स्ट्रक्चर होता है। ये सब क्या है? कार्बन के अपर रूप है। हीरा, ग्रेफाइट, चारकोल, फ्लोरीन, ये सभी में निश्चित रूप से कार्बन की मात्रा पाई जाती है। इसीलिए क्योंकि कार्बन का ही रूप है, इसीलिए इनको कार्बन का अपर रूप बोला जाता है। जैसे हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फ्लोरीन हो गया। सबसे फ्लोरीन के बारे में जानकारी, यानी कि 16 कार्बन का सबसे पहले जो है ना फ्लोरीन बनाया गया था, जिसको बक्की बॉल या बकमिस्टर भी बोला जाता है। पहले इनको उतारिए, नोट डाउन कीजिए, उसके बाद फिर आगे ग्रेफाइट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि एक्चुअली में हीरा और ग्रेफाइट में अंतर क्या होना चाहिए। ग्रेफाइट जनरली हम बताए थे कि पेंसिल के नोक में जो भी हम इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करते हैं उसी को हम ग्रेफाइट कहते हैं। ग्रेफाइट को जैसे ही हम बोर्ड में जैसे ही उसको टच करवाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट का जनरेट महसूस होता है। तो आखिर कुछ न कुछ तो कारण हुआ होगा कि ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता होगा। देखिए, कार्बन का वैलेंसी यानी संयोजकता 4 होता है। तो 4 संयोजकता को इलेक्ट्रॉन से इसको प्रदर्शित कर दीजिए कि 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि वैलेंसी 4 है। 4 वैलेंसी करने का मतलब कार्बन अपने पड़ोस के 4 अन्य कार्बन परमाणु या दूसरे परमाणुओं से डायरेक्टली अटैच हो सकता है। 4 अन्य से, चाहे कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, इट में भी एनीथिंग। लेकिन ग्रेफाइट में क्या होता है कि कार्बन अपने पड़ोस के 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। कितना से? 3। देखो, यानी कि 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन, और वैलेंसी होता है 4। तो 4 कार्बन से जुड़ा रहना चाहिए, लेकिन 3 ही कार्बन से जुड़ा रहता है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन बच जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन बच जाता है। तो जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है इसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन
एक वायर के अंदर, एक कंडक्टर के अंदर आसानी से घूमते रहता है और इलेक्ट्रॉन के घूमने से इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा का उत्पन्न होना निश्चित हो जाता है, क्योंकि एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाता है जो किसी दूसरे एटम के साथ अटैच नहीं होता है। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन बचता है वही फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक करंट का जनरेट करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि ग्रेफाइट में आसानी से विद्युत धारा गमन कर सकता है, बिकॉज कि इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन के घूमने से ही विद्युत धारा उत्पन्न होता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन है तो ये घूमने की इसमें प्रवृत्ति है, तो इलेक्ट्रॉन के घूमने से, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने से इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा उत्पन्न होता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें ग्रेफाइट का, तो ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन अपने पड़ोस के 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़े रहते हैं। कितना से? 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा रहेगा। फिर ये कार्बन अपने पड़ोस के 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा रहेगा। ये कार्बन अपने पड़ोस के 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा रहेगा, और ये कार्बन भी अपने पड़ोस के 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा रहेगा। और हम जानते हैं कि कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, और चारों वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर रहा है ये कार्बन, यानी कि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 इसका संयोजकता यानी कि 4 वैलेंसी, और चारों से 4 गो ग्रुप जुट गया, तो एक भी इलेक्ट्रॉन खाली इसके पास नहीं बचा। इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इलेक्ट्रॉन घूमेगा ही नहीं। घूमने से अगर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें उपस्थित रहता है। फ्री इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब हो गया कि मुक्त इलेक्ट्रॉन जिसको कह सकते हैं, वैसा इलेक्ट्रॉन जो आसानी से घूम सकता है उसको मुक्त इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के कारण इसमें विद्युत धारा गमन करता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के पाए नहीं जाने के कारण इसमें विद्युत धारा गमन नहीं करेगा। इसीलिए ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होगा और हीरा विद्युत का कुचालक होगा। कोई दिक्कत? चलिए इसको थोड़ा सा रफ आइडिया के लिए थोड़ा सा उतारिए और वीडियो को पॉज कीजिए और उतारिए। ठीक, तो ठीक है, इसकी संरचना के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल जानते हैं कि एक्चुअली में होता क्या, इसका संरचना क्या होना चाहिए और इसका संरचना क्या होना चाहिए। तो देखो पहले समझते हैं कि हीरा के बारे में। अभी जैसा कि हमको जानकारी मिला कि कार्बन अपने पड़ोस के 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़े रहते हैं, कि इसमें एक भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। बढ़िया बात है, यानी कि कार्बन का संयोजकता भी 4 होता है, और 4 संयोजकता होने के कारण इसका मतलब कार्बन के पास ऐसा क्षमता है कि अपने पड़ोस के 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ करके 100 संयोजक बंध बनाएगा। कोवैलेंट बॉन्ड, जिसका चर्चा हम कल कर चुके थे। किसको बोलते हैं? सहसंयोजक बंधन, जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम इन द वैलेंस शेल इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से जो बंधन बना था उसी को हम बोले थे सहसंयोजक बंधन। एग्जाम्पल के रूप में हम मीथेन देखे थे, इथेन देखे थे, प्रोपेन देखे थे, ब्यूटेन देखे थे। अब यहाँ हम देखते हैं कि अगर कार्बन का संयोजकता 4 होता है और चारों संयोजकता को 4 कार्बन से भर दिया जाता है, इसका मतलब इस कार्बन के पास एक भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है। इसका मतलब इस कार्बन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। एक्चुअली में इसका संरचना होता है चतुष्फलकीय बोल सकते हैं, जिसको अंग्रेजी में टेट्राहेड्रल बोला जाता है। एक्चुअली में जो पढ़ाया जाता है जनरली टीचर लोगों के द्वारा ऐसा पढ़ाया जाता है कि ये बना लीजिए CH4 मान के चलिए बना लेते हैं। कार्बन का संयोजकता 4 होता है, 4 को हाइड्रोजन जोड़ लिए तो चारों वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर दिया हाइड्रोजन। इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर चतुष्फलकीय होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में ये स्ट्रक्चर गलत है। यह चतुष्फलकीय संरचना नहीं है, जिसको हम टेट्राहेड्रल बोल देते हैं इंग्लिश में। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोला जाता है। एक्चुअली में टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फलकीय का स्ट्रक्चर जो होता है, ये देखिए कार्बन ऐसे और कार्बन इस टाइप में अटैच रहता है, हाइड्रोजन कार्बन से इस तरह से अटैच, यही हो गया कार्बन का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अगर आप उदाहरण के तौर पर समझते हैं तो मान के चलिए कि सेंटर में कार्बन है, सेंटर में क्या है? कार्बन है, और सेंटर में कार्बन है मान के चलिए। देखो सेंटर में क्या है? कार्बन, और कार्बन से कितना हाइड्रोजन अटैच है? 4 हाइड्रोजन है।
देखिए स्ट्रक्चर को देखना है खाली कैसे है। कार्बन बीच में है, जहां अंगूठा है वहां कार्बन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। इस तरह के संरचना को हम बोलते हैं चतुष्फलकीय यानी कि टेट्राहेड्रल। इन दोनों के बीच जो कोण होता है 109 डिग्री 28 मिनट। इन दोनों के बीच जो कोण होता है 109 डिग्री 28 मिनट। दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द टेट्राहेड्रल शेप। दैट्स व्हाई कि इसमें जो कार्बन से डायरेक्टली कितना हाइड्रोजन अटैच है 4, और कार्बन की संयोजकता भी 4 है, इसीलिए कार्बन अपने पड़ोस के 4 अन्य दूसरे परमाणु से जुड़ सकता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि जब कार्बन अपने पड़ोस के अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहेगा तो उस तरह के स्ट्रक्चर को चतुष्फलकीय पढ़ेंगे। अभी तक हीरा के बारे में जाने कि हीरा में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाने के कारण हीरा विद्युत का कुचालक होता है, यानी कि हीरा में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा बिकॉज देयर इज एब्सेंस ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन। दैट्स व्हाई कि दे विल नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें इसका शेप यानी कि कार्बन से 4 अन्य परमाणु कार्बन जुड़ा रहता है, जुड़े रहने के कारण इसका शेप जो होता है चतुष्फलकीय होता है। अगर वही हम दूसरी तरफ बात करें ग्रेफाइट का, यानी कि ग्रेफाइट का अगर हम चर्चा करते हैं ग्रेफाइट का, तो ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता था। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के कारण ही ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा का गमन हो रहा था। और दूसरी बात अगर हम कह देते इसकी शेप के बारे में कहते हैं तो कार्बन इसमें प्रत्येक कार्बन अपने पड़ोस के 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है और एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। फिर अगला कार्बन 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा रहेगा, फिर अगला कार्बन 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा रहेगा। इसका लेयर स्ट्रक्चर बनता है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक कार्बन, एक के ऊपर एक कार्बन, यानी कि लेयर संरचना बनेगा। और लेयर संरचना बनने के कारण ही इनको षडकोणीय संरचना बोलते हैं, यानी हेक्सागोनल शेप बोला जाता है। षडकोणीय संरचना, षडकोणीय संरचना। अभी तक दोनों में एक तरह से हम कह सकते हैं कि अंतर स्पष्ट हो रहा है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता था, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ये विद्युत का कुचालक है, ये विद्युत का सुचालक है। इसकी संरचना चतुष्फलकीय होती है, इसकी संरचना षडकोणीय होती है। बहुत बढ़िया, इसको उतारिए। उसके बाद हम इसका अंतर दिखाते हैं दोनों में। तो चलिए हम हीरा और ग्रेफाइट के बारे में थोड़ा सा अंतर जान लेते हैं। अभी समझाने से ही हमको अंतर स्पष्ट हो गया था कि हीरा और ग्रेफाइट में क्या अंतर है, लेकिन पुनः इन चीजों को अपने भाषाई रूप में थोड़ा सा वैज्ञानिक तरीके से लिख लेते हैं, जिससे एग्जाम में काफी सहूलियत और आसानी मिलेगी। तो उतारिए, एक तरफ लिख लीजिए हीरा और एक तरफ लिखिए ग्रेफाइट, ग्रेफाइट या फाइट। तो लिखिए, अंतर लिखना, ठीक है ना। इसमें लिखिए, इसमें क्या अंतर था कि इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु अपने पड़ोस के कितने कार्बन से जुड़ा रहता था? 4 से। इसीलिए इसके लिखिए, इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु, इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु, इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु, इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु अपने पड़ोस के 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़े रहते हैं। 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़े रहते हैं। ठीक विपरीत इनमें आते हैं, यानी कि ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन अपने पड़ोस के कितने कार्बन से जुड़े रहते हैं? 3। इसीलिए एक मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें पाया जाता था। इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु अपने पड़ोस के 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़े रहते हैं। 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से। ये देखिए, बोर्ड में पूछने की संभावना काफी ज्यादा है, इसीलिए इनको VVI के तौर पर आप देख सकते हैं और रख सकते हैं। पहला अंतर। दूसरा अंतर देखिए क्या था? दूसरा अंतर
कि इसमें जब चारों वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर दिया, चार संयोजकता को पूरा पूरा भर दिया, तो इसमें एक भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया गया। इसका मतलब इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। और बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट का परिभाषा क्या है कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की, घूमने की, दौड़ने की दर ही तो विद्युत धारा कहलाता है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं रहने के कारण विद्युत धारा नहीं बहेगा उसमें। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। बहुत बढ़िया। मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाने के कारण ये विद्युत का कुचालक, हाँ ये सुचालक, यह विद्युत का कुचालक होता है और यह विद्युत का सुचालक होता है, यह विद्युत का सुचालक, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। बहुत बढ़िया। अब इसकी हम संरचना के बारे में चर्चा करते थे। इसकी संरचना क्या था? हीरा का चतुष्फलकीय। तो इसको लिख लेना कि इसकी संरचना चतुष्फलकीय होती है, इसकी संरचना चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय। और इसकी संरचना षडकोणीय, इसकी संरचना षडकोणीय, इसकी संरचना षडकोणीय, षडकोणीय, हेक्सागोनल जिसको बोलते हैं, षडकोणीय। कोई दिक्कत? तो पॉज द वीडियो एंड राइट इट फास्ट। चलिए, तो चार अंतर हो गया मिला जुला के। एक और अंतर लिख लीजिए। देखिए, हीरा को आप दबा नहीं सकते हैं क्योंकि हीरा कठोर होता है। कठोर होने का भी कारण है क्योंकि उसमें जो अणु रहता है या परमाणु वो काफी नजदीक नजदीक रहेगा, जिसको आप दबा नहीं सकते हैं। लोहा को भी आप दबा नहीं सकते हैं क्योंकि लोहा में उपस्थित अणु और परमाणु के बीच की दूरी बहुत कम होता है, जिस कारण से आप उसको दबा नहीं सकते हैं। लेकिन यानी कि ये प्रकृति में कठोर होता है, या कठोर होता है तो यह मुलायम होगा, क्योंकि जैसे ग्रेफाइट पेंसिल है, पेंसिल का जो नोक होता है उसको छू के देखिएगा तो पूरा मुलायम महसूस होता है। उसी तरह से हीरा उनके विपरीत पूरा कठोर नेचर का होता है, यानी कि यह अत्यंत कठोर होता है, यह अत्यंत कठोर होता है। अगर ये क्वेश्चन पूछा भी जाएगा तो 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में, तो 5 पॉइंट तो ऐसे भी दिखा दिए। यह अत्यंत कठोर होता है, यह मुलायम होता है, यह मुलायम होता है। हीरा जैसे हीरा जवाहरात जब पहनने से देखना कि उसका जो खूबसूरती है, दूसरी बात और पहली बात, हीरा जो है ना बहुत चमकीला होता है। क्या होता है? बहुत चमकीला। कहीं रख दीजिए तो पूरा चमकना उसका स्टार्ट हो जाता है, यानी कि यह चमकीला होता है, यह चमकीला होता है, यह चमकीला होता है, यह चमकीला होता है। और यह धूसर होता है, धूसर यानी उसका विपरीत हो गया, जो चमकता नहीं है तो धूसर होता है। चलिए उतारिए। चलिए, हम थोड़ा सा हीरा और ग्रेफाइट के बारे में विशेष जानकारी हमें मिल चुका है। अब थोड़ा सा हम अफबाउ प्रिंसिपल के यानी कि अफबाउ के सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले बात जान लो, नाम से तो जरूर क्लियर है कि अफवाह किसी साइंटिस्ट का नाम होगा, लेकिन यह कतई नहीं है कि अफवाह किसी साइंटिस्ट का नाम है। अफवाह बिल्कुल साइंटिस्ट का यानी किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है। अफवाह का मतलब होता है तो ग्रेड अप, इंक्रीज करना, ऊर्जा लेवल के स्तर पर, यानी कि ऊर्जा का बढ़ते क्रम या घटते क्रम में होता है सजाना, उसी को कहते हैं अफवाह का मतलब होता है। अफवाह किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है। अफवाह का सिद्धांत अफबाउज प्रिंसिपल बोला जाता है, प्रिंसिपल बोला जाता है, यानी अफवाह का सिद्धांत, अफवाह का सिद्धांत। आखिर अफवाह का सिद्धांत कहता क्या है?
क्या कहना चाह रहा है? अफवाह का सिद्धांत सिंपली कहता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस उपकक्षा में भरा जाएगा जिसका ऊर्जा स्तर सबसे कम हो। जैसे अगर हम इलेक्ट्रॉन को सजाते हैं उपकक्षा में तो पहले हम 1s लिखते हैं, 9th क्लास में पढ़ चुके थे, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, 4s, 3d होता है ना। लेकिन बच्चों का एक लगातार क्वेश्चन रहता है कि सर 4s के बाद 3d क्यों आया, 3d पहले क्यों नहीं आया? इसका आंसर हम नहीं, इसका आंसर अफवाह का सिद्धांत देता है कि आखिर कि 4s को ही पहले क्यों रखा गया, उसके बाद 3d को क्यों रखा गया, क्योंकि सब खेल ऊर्जा स्तर पर है। जिसका ऊर्जा स्तर कम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें रखेंगे, फिर उससे जिसका ज्यादा उसमें रखेंगे, फिर उससे जिसका ज्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन रखेंगे। यानी कि इलेक्ट्रॉन रखने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन रखने का प्रक्रिया इस बात पर निर्भर करता है कि उस सब सेल का ऊर्जा स्तर क्या है। सबसे कम ऊर्जा स्तर वाले में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन रखेंगे, उसके बाद जो जिसका ऊर्जा स्तर ज्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन रखेंगे, उसके बाद ऐसे करके रखते जाएंगे। तो आखिर हम जब सिद्धांत समझेंगे तो पता चल जाएगा कि 4s के बाद 3d ही क्यों आया, 3d पहले क्यों नहीं आया। तो समझने की प्रयास करते हैं। लेकिन अभी तक पहले से पता चल गया कि अफवाह का सिद्धांत क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले, यानी कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस उपकक्षा में भरा जाएगा, उस उपकक्षा में यानी सबसेल में भरा जाएगा जिसका ऊर्जा स्तर यानी कि एनर्जी लेवल सबसे कम हो और ऊर्जा स्तर का फॉर्मूला N+L के नियम से दिया जाता है। यानी कि ऊर्जा का नियम, एनर्जी लेवल, ऊर्जा स्तर दिया जाता है, सीधा समानुपाती होता है N+L के नियम का। अब समझो, पहले अब मान के चलो 1s होता है पहले, फिर 2s होगा, फिर 2p, 3s, 3p, 4s, 3d। समझने की कोशिश कीजिए, n और l है। जब हम 11th में जाते हैं तो n और l के बारे में डिटेल स्टोरी पढ़ते हैं। n बेसिकली होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि बताता है सिंपल कि उस कक्षा की संख्या कितना है, किसी भी उपकक्षा की संख्या कितना है। यहाँ s उपकक्षा है, इसकी संख्या 1 है, यहाँ भी s उपकक्षा है, संख्या 2 है, यहाँ p है, संख्या 2 है। सिंपल ये समझ जाइए कि n ये बताता है कि किसी सब सेल के पीछे, किसी कक्षा के पीछे जो डिजिट लिखा हुआ है, जो नंबर लिखा हुआ है, दैट नंबर इंडिकेट द नंबर ऑफ सब सेल। और हाँ, सब सेल कह सकते हैं, यानी कि n को बताता है। यानी n का मान इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 2, इसके लिए 3, 3, 4 एंड 3। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, बहुत बढ़िया। L बताता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। अभी थोड़ा सा जान लीजिए कि S सब सेल के लिए, S उपकक्षा के लिए, उपकक्षा हम थोड़ा सा लिख देते हैं, उपकक्षा 4 S P, नीचे देखो तो आ रहा है, ठीक है, S P थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। देखिए, उपकक्षा एक तरफ लिखिए और इसमें उपकक्षा में L का मान क्या होता है? S होता है उपकक्षा, P होता है, D होता है, F होता है। S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3 होता है L का मान। ये रखना है, अभी के लिए रखना है। 11th में थोड़ा सा समझ आ जाता है। अभी के लिए रखना है कि S उपकक्षा के लिए L का मान 0, P उपकक्षा के लिए L का मान 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। उसको हम बताएंगे एक्चुअली में आता कैसे, वो 11th में पढ़ाया जाता है। लेकिन अभी के लिए फिलहाल इतना आपको देख लेना है कि S के लिए 0, S के लिए 0, P के लिए 1, S के लिए 0, P के लिए 1, S के लिए 0 और D के लिए 2। अब देखना है, रोमांचक चीज आने वाला है और आश्चर्यचकित कर देगा आपको कि 4s के बाद 3d ही क्यों आया। तो देखिए, N+L बताता है ऊर्जा स्तर को, यानी जिसका N+L का मान ज्यादा उसका ऊर्जा स्तर ज्यादा, यानी एनर्जी लेवल ज्यादा। ठीक है, तो N+L को जोड़ना है। जोड़ेंगे तो 1 + 0 1, 2 + 0 2, 2 + 1 3, 3 + 0 3, 3 + 1 4, 4 + 0 4, 3 + 2 5।
लेकिन जब हम देखते हैं n प्लस एल का नियम के अनुसार जब देखते हैं तो दो अलग अलग उपकक्षा का मान सेम आ जाता है। n प्लस एल का दो अलग अलग का सेम आ जाता है। अब इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन किस उपकक्षा में भरेंगे? क्योंकि कल तक तो हम कह रहे थे, इससे पहले तक तो हम कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में भरा जाएगा जिसका ऊर्जा स्तर कम हो, लेकिन इन दोनों का तो ऊर्जा स्तर सेम है, इन दोनों का तो ऊर्जा स्तर सेम है। अब इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन किस में रखेंगे? तो ऐसा जब कंडीशन आता है, जब दो सब सेल का, दो अलग अलग सब सेल का ऊर्जा स्तर का मान समान आ जाता है, तो उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस कक्षा में रखेंगे जिसका n का मान कम हो। n का मान देखिए इन दोनों का 3 आया है तो बराबर आ गया। इन दोनों में n का मान किसका कम है? 2p वाला का। तो पहले 2p में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। इस दोनों में देखो 4 है, 4। तो अब इन दोनों में बताइए कि किसका ऊर्जा स्तर कम है? किसका ऊर्जा स्तर कम है? यानी कि n का मान किसका कम है? 3p का। तो पहले 3p में रखेंगे। बहुत बढ़िया। सुनो, अब तुम बोल रहा था कि 4s और 3d के बारे में कि 3d पहले क्यों नहीं आया? 3d का ऊर्जा स्तर 5 है और 4s का 4 है, तो पहले कम वाला में रखेंगे इलेक्ट्रॉन, तो हमने ज्यादा बड़ा में, इसीलिए 3d में बाद में इलेक्ट्रॉन रखा गया, क्योंकि इसका ऊर्जा स्तर का मान 5 आता है, इसका 4 ही आ जाता है। तो कम वाला में पहले रखेंगे तब ज्यादा वाला में। अब लिखाएंगे इस चीज को कि जब दो अलग अलग उपकक्षा का n प्लस एल का मान समान आ जाता है तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस उपकक्षा में भरा जाएगा जिसका n का मान सबसे कम है। ओके, तो लिखिए, पॉज द वीडियो एंड राइट इट फास्ट।